लास्ट क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सेकेंड लेक्चर लिया था। बच्चों, जो सेकेंड लेक्चर था आपका मोल कॉन्सेप्ट का, हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था? सेकेंड लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सब सीख लिया था लास्ट लेक्चर में। हमने वहां पे ये सीखा था एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते वक्त आपके पास मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट ना दे, तो हमने एक और रिलेशन देखा था वेपर डेंसिटी के साथ, कि हम उसे वेपर डेंसिटी अगर क्वेश्चन में दे दे और हमसे बोले कि अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दीजिए, तो हम वेपर डेंसिटी की हेल्प से भी निकाल पाए थे। ये सब क्लियर था लास्ट क्लास में। देन हमने लास्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था। कौन सा टॉपिक था? स्टोशियोमेट्री। हम स्टोशियोमेट्री लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एंड स्टोशियोमेट्री का हमने केस 1 स्टडी किया था लास्ट क्लास में। तो उस केस 1 में जब हम स्टोशियोमेट्री पढ़ रहे थे, तो केस 1 में मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में समझाया था कि उन रिएक्शंस की स्टोशियोमेट्री कैसे देखते हैं जब मेरे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है। देखा था लास्ट क्लास में। चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली जाए, देखा जाए कि आप कितना पढ़ के आए हैं। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कहता है आपका, अ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना मिल रहा है? 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर, राइट? एंड नो अदर प्रोडक्ट इज गिवन। हाइड्रोकार्बन की बर्निंग से क्या मिलता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको पता है, ठीक है। इसने भाई बोला कंबशन रिएक्शन कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करता है तो क्या प्रोडक्ट आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमारे पास यहां पर कितना मिल रहा है? 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है आपको, ठीक है बच्चा। वाटर कितना मिल रहा है? वाटर दे रखा है 0.690 ग्राम। वाटर दे रखा है आपको 0.690 ग्राम ऑफ वाटर, ये मिल रहा है आपको रिएक्शन में। आपसे क्वेश्चन में क्या बात की है, क्या पूछा? क्वेश्चन में उसने बोला कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दीजिए आप, यही बोला। तो एक बात बताओ, इस एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन की, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन की, क्योंकि ऑप्शंस में देखो कहीं ऑक्सीजन की बात की। मतलब मुझे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के अगर मोल पता लग जाए तो मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंच जाऊंगी। बात समझ आई? कार्बन और हाइड्रोजन के मोल अगर पता लग गए तो मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंच जाऊंगी। क्लियर? ओके। चलो यहां बताओ कि 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड की होंगी? बताना। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होंगी? अगर मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बातें करूं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन मोलर मास। फर्स्ट क्लास याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखाया है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऐसे ही निकालते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना दिया है? 3.38 ग्राम। तो मास दे रखा है बच्चा आपको 3.38 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44 ग्राम पर मोल। 44 ग्राम पर मोल। तो जब इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? अप्रोक्स 0.76। डिवाइड कर लेना, मैथ्स चेक। अच्छा मुझे ये बताओ, वाटर के मोल्स कितने आएंगे? सेम प्रोसेस वाटर में लगा सकते हो। तो यहां पे जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी कैलकुलेट करोगे तो बताना बच्चा मास कितना है? मास कितना दे रखा है? 0.690। 0.690 ले लीजिए। मोलर मास कितना दे रखा है?
18 ग्राम पर मोल होता है पानी का। कितना डिवाइड करके आएगा, कर लो डिवाइड, 0.3 समथिंग। 18 3 सा कितना होता है 54, तो 0.38 समथिंग आ जाएगा ये, 0.38 मोल। चेक। अब आगे देखिए मीन, ये तो मैथ से निकाल लोगे, ये तो इजीली हम खुद ही निकाल लेंगे। अब देखिए बात इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में चाहिए थी। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान से देखो, 1 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मैं यहां बात करूं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितने मोल कार्बन प्रेजेंट है, एक ही तो कार्बन है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल कार्बन, 1, तो इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल कार्बन, उतना ही, मतलब 1 मोल में 1 मोल कार्बन। चेक। तो ये मेरा बेसिकली क्या आ गया, ये मेरा आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ गया। अब मुझे खुद बताना, 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 2, H2, 2 मोल हाइड्रोजन, तो इतने मोल में कितने मोल हाइड्रोजन होगी, डबल कर दूं, तो मतलब इसमें अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की, वो क्या हो गई 0.38 इंटू कितना आ गया 0.76 मोल। इतनी बात समझ आई सबको, क्लियर। मतलब 0.76 मोल कार्बन है, 0.76 मोल हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए कार्बन एंड हाइड्रोजन के। ओके, अगर आपके यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं तो जरा यहाँ देखना कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए कार्बन एंड हाइड्रोजन की, तो कार्बन और हाइड्रोजन मोल्स कितने 0.76, मोल्स कितने 0.76। क्या रेशियो है 1:1। रेशियो क्या डिवाइड करोगे तो 1 and 1। क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, CH। आंसर क्या आया, चेक किया था प्रैक्टिस। चल, अगर ये हो गया तो अगला देखना, ये तो तुम कर ही लोगे। क्वेश्चन देख लो, 367.5 ग्राम ऑफ KClO3। इसने कहा इसका मोलर मास कितना 122.5 ग्राम पर मोल। इसने कहा जब इसे हीट किया तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट STP। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है। रिएक्शन लिखवाई थी KClO3 के डिकम्पोजिशन की। अब देखो जरा, अगर मैं बात करती हूं कि KClO3 डिकम्पोज किस किस में होता है, प्रोडक्ट्स, KCl और ऑक्सीजन बनता है। डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में, हीट करते हो तभी तो प्रोडक्ट बनते हैं, डिकम्पोजिशन थर्मल। क्लियर। तो यहां पे डिकम्पोज होता है तो KCl और ऑक्सीजन बनते हैं। चेक। क्या इसे बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर लीजिए। तो यहां पे हमने जब इसे बैलेंस किया, हो गई बैलेंस, डन। अब यहां पे क्या दे रखा है, मास दे रखा है KClO3 का। KClO3 का मास गिवन है, तो सबसे पहला काम क्या करते थे हम, नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है, तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बोलता है क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही है फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास। चेक। मास कितना गिवन है, मास गिवन है 367.5 एंड इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 122.5। यूनिट क्या होती है, ग्राम पर, यूनिट मत भूलना, ग्राम पर मोल। चेक। अब डिवाइड करना, 3, तुम कर लो डिवाइड, 3 6 7 5 10 नीचे से कैंसिल, 1 2 2 5 कितना आएगा
3, चेक 3 मोल्स। सबका यही आया, सबका यही आ रहा है बच्चा, 3 मोल्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने लीटर ऑक्सीजन बनेगी, वॉल्यूम बताना है गैस का। अब जरा देखना, स्टोइचियोमेट्री से चले। अब स्टोइचियोमेट्री में कैसे चलाते थे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब यहां पे क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन स्टोइचियोमेट्री कितनी है उसकी 2, स्टोइचियोमेट्री कितनी है 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स किसके लोगे यहाँ पे, ऑक्सीजन के, एंड डिवाइड किससे करोगे, कितनी स्टोइचियोमेट्री 3, स्टोइचियोमेट्री 3 है ना ये, तो स्टोइचियोमेट्री 3। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या निकल कर आएंगे आपके, बता दीजिए। यहाँ पे 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल इस KClO3 के, जो कितने निकले हमारे 3, तो 3/2 इंटू 3 मतलब 9/2 मोल्स। इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन में क्या मोल्स पूछे, क्वेश्चन ने क्या पूछा, गैस का वॉल्यूम, क्वेश्चन ने पूछा गैस का वॉल्यूम। एक बात ध्यान रखना, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में मोल्स के 3 फॉर्मूले बताए थे, 3 फॉर्मूले मोल्स के फ्लो चार्ट से पढ़े थे। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, डिवाइड किससे करोगे 22.4 लीटर, यही बताया था फॉर्मूला। मोल्स निकाल लिए हैं, क्या वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, रख दो फॉर्मूला में। मोल्स कितने निकल गए 9/2, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, एनीवन, सॉल्व करोगे अप्रोक्स 100.8 के बराबर आ जाएगा। क्लियर, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। देखो जरा, क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री का था, उसने पहले आपसे मोल्स निकलवाए, फिर आपसे दूसरा फॉर्मूला यूज करा लिया, कॉन्सेप्ट मर्ज करेगा एक क्वेश्चन में, समझ गए। क्वेश्चन कब होंगे हमसे, जब हमें कॉन्सेप्ट आते होंगे। क्लियर हो गई बात, क्लियर, चले चले। ये तो लास्ट क्लास की बातें हो गई कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो आगे देखिए हम क्या शुरू करेंगे आज। लास्ट क्लास में मैं पहला केस बता चुकी हूं आपको, पहला केस पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब देखिए सेकंड केस क्या कहता है, अगर मेरे पास 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं पर इन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या, देखो ध्यान से यहां पहले, अगर मैंने कहा E+B गिविंग C+D, ध्यान से देखना इसको, मैंने कहा कोई एक रिएक्शन लिख लो, E+B गिविंग C+D, कितने रिएक्टेंट है 2, E और B 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट है इस रिएक्शन में, मानते हो मेरी बात कि 2 रिएक्टेंट है यहां पे। अब एक चीज दी है कि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, अगर मैं बात करूं स्टोइचियोमेट्री की, स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है कि 1 मोल ए का कितने मोल बी से रिएक्ट कर रहा है 1 मोल बी से, सी के कितने मोल बनते हैं 1, डी के कितने मोल बनते हैं 1। बात समझ आई, ये तो स्टोइचियोमेट्री कहती है। नाउ लेट्स सपोज कि गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, आपको यहां पे देता है E के 5 मोल एंड B के भी कितने 5 मोल है। चेक, मेरे को पता है 1 मोल A का B के 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो अगर मैं बात करती हूं 5 मोल की, A के 5 मोल B के कितने मोल से रिएक्ट करेंगे 5 से ही रिएक्ट कर जाएंगे, क्या कुछ बचेगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो ये 5 इसके 5 से रिएक्ट कर जाएंगे। मैं कहूं अगर कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जब मेरी पूरी रिएक्शन हो गई तो ये 5 इससे 5 रिएक्ट कर गए, तो ये खत्म हो गए, और ये कितना बन गया
एक ए के 1 मोल से सी का 1 मोल बनता है। ए के 5 मोल से सी के कितने मोल बने? 5। वही बी के 1 मोल से सी के कितने मोल बन रहे थे? 5। किसी से भी चलाए 5 ही बनेंगे, डी के भी 5 ही बनेंगे। तो मतलब एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये कितने बन गए? 5। मेरी बात समझ आई कि ये इक्वली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गए। एंड ऑफ रिएक्शन में कुछ नहीं बचा। समझे कि ये इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। अब जरा ये बताना, अगर मैं कहूं लेट सपोज सेकंड केस में इनिशियल आपके पास गिवन है, मैं कहूं इनिशियल यहाँ पे 15 मोल है और यहां पर भी 15 मोल है, तो मुझे बताना एट द एंड ऑफ रिएक्शन ई का कितना बचेगा और बी का कितना बचेगा? कुछ बचेगा? सारा का सारा कहां चला जाएगा? प्रोडक्ट में। सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये बचेगा ही नहीं, ये इक्वली रिएक्ट कर जाएगा। मानते हो बात को कि ये इक्वली रिएक्ट कर जाएगा। अब जरा देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए। अब E प्लस 2B गिविंग 4C प्लस 5B। लेट सपोज कोई भी इमेजिनरी हमने कोई रिएक्शन ले ली, ठीक है। अगर मैं बोलूं इस रिएक्शन में आपके पास A के 2 मोल गिवन है और मैं ये बोलूं कि ये आपस में इक्वली रिएक्ट करते हैं, तो मुझे बताना B के कितने मोल होने चाहिए A के 2 मोल के लिए? 4। कैसे बताया? स्टोइचियोमेट्री से। मतलब मैंने कहा A का 1 मोल B के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, B के 2 मोल से रिएक्ट करता है, तो A के 2 मोल के लिए B के कितने मोल चाहिएंगे आपको? डबल। डबल डबल कितना? 4 मोल। तो A के 2 मोल से C के कितने मोल बनेंगे ये भी निकाल पाएंगे। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन इसका स्टोइचियो रख दो, कितना? 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, स्टोइचियो कितना? 4। A के मोल कितने? 2 बाय 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C बाय 4। C के कितने मोल आ जाएंगे? 8। तो ये हमारे पास आ गए 8 मोल। सिमिलरली D के भी निकाल लोगे? निकाल लोगे। मतलब क्वेश्चन कहने का क्या है कि अगर हमें बोला जाए कि 2 रिएक्टेंट गिवन है और वो दोनों आपस में कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, मेरा वर्ड ध्यान से सुनना, मैंने कहा वो कंप्लीटली रिएक्ट कर रही है, एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रही है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में है, तो क्या कुछ एट द एंड ऑफ रिएक्शन बचेगा? सारा का सारा कहां कन्वर्ट हो जाएगा? क्लियर? क्वेश्चन कर ले इसके, समझ आया यहां तक? चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको बेटर वे में। यहां देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ HCl रिक्वायर, वर्ड क्या दिया? टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द 80 ग्राम ऑफ NaOH। अब देखिए HCl का मास निकालना है, न्यूट्रलाइज किसको करना है? NaOH को, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है बताना? HCl किससे रिएक्ट कर रहा है? NaOH से। रिएक्शन किस तरह की होती है? न्यूट्रलाइजेशन, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट क्या बनते हैं? NaCl और वाटर, NaCl और वाटर। कोई दिक्कत? इतनी बात तो हमको आती है ना। चलिए क्वेश्चन ने क्या दिया? 80 ग्राम ऑफ NaOH, यही तो दिया क्वेश्चन ने, दिया आपको 80 ग्राम ऑफ NaOH। कैसे करेंगे? मोल्स निकालेंगे पहले। तो हमारे पास मास ऑफ NaOH गिवन है 80 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आ गया? निकाल दो। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2 मोल्स। कैसे देखो? 80 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का? 40। 23 सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड करोगे तो कितना आ गया?
40 ग्राम पर मोल। कितने मोल्स आए? इतना कर लिया सबने? कर लिया। चलिए, क्या निकालना है? क्या मोल्स निकालने हैं? हमें तो मास निकालना है। अब देखो, हमें निकालना है मास ऑफ HCl। पहले मैं अगर मोल्स निकाल लूं तो मोल से मास आ जाएगा। मैंने अगर मोल्स निकाल लिए तो मोल से मास निकाल पाऊंगी। चेक। मेरे पास NaOH के कितने मोल्स हैं? 2। तो मुझे रिएक्शन जब मैंने देखी तो मैंने क्या देखा? 1 मोल NaOH का 1 मोल HCl से कंबाइन करता है, उससे क्या बन रहा है? 1 मोल NaCl, 1 मोल पानी, राइट? तो मेरे पास NaOH के कितने मोल्स? 2 मोल्स। तो HCl के कितने मोल्स आने चाहिए? इक्वल। 1 से 1 तो 2 से 2। तो मैं कह सकती हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने हो गए? 2 मोल्स। इतनी बात ऐसे भी कर सकते हो या स्टोइकियोमेट्री से भी ले सकते हो कि आप क्या करेंगे, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री कितनी? 1 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइड स्टोइकियोमेट्री कितनी? 1। 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब ऑटोमेटिकली क्या रहा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl किसके बराबर हो गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH के बराबर हो गए। चेक। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए आपके पास? 2 मोल्स। क्लियर? क्या निकालना है? मास। अब मुझे जरा बताना, मोलर मास कितना होता है HCl का? HCl कितना? क्लोरीन का कितना? 35.5। हाइड्रोजन का कितना? 1। तो टोटल कितना हुआ? 36.5 ग्राम। आता है इतना? मोल्स निकाल लिए। मोलर मास मेरे पास है, मास आ जाएगा। तो यहां से जब मोल्स का फॉर्मूला लगाओगे तो वो होता है मास अपॉन मोलर मास, राइट? तो यहां से मास क्या आ जाएगा आपका? मोल्स आए हैं आपके पास 2 मोल्स इंटू 36.5, कितना आ गया? 73 ग्राम आपका आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? इतनी बात समझ आई है? क्लियर है ये बात? चेक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना जरा इस ही कॉन्सेप्ट का। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मास ऑफ H2SO4 required to neutralize 11.2 ग्राम ऑफ NaO। KOH दे रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब यहां जो रिएक्शन लिखी जाएगी वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की लिखी जाएगी, राइट? लिख दो रिएक्शन क्या होती है, जरा बताना, बता दो, ये तो तुमने पढ़ी है। सल्फ्यूरिक एसिड जब KOH से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? एसिड बेस रिएक्शन है ये भी, सिंपल। तो क्या बनता है? K2SO4। K2SO4 सॉल्ट है और पानी बन गया। क्या बैलेंस्ड है? ध्यान से देखना, बैलेंस्ड है। क्या करूं बैलेंस करने के लिए? क्या बैलेंस्ड है? क्या करूं बैलेंस के लिए? क्या बैलेंस्ड है? हो गई बैलेंस? हो गई ना? अच्छा चलो, बैलेंस तो हो गई। क्या दे रखा है? 11.2 ग्राम KOH। मुझे दे रखा है 11.2 ग्राम ऑफ KOH, राइट? ये दे रखा है। इसे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे KOH के। मॉलिक्यूलर मास बताना KOH का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH निकालोगे तो क्या करेंगे आप? मास डिवाइड किससे करोगे? KOH के मॉलिक्यूलर मास से। कितना होता है? अच्छा चलो यहां देखो, यहां देखो, KOH पोटेशियम कितना? 39। हाइड्रोजन कितना? अब तो आ गया, कितना आया? 56। सबका 56 आया। अब डिवाइड कर सकते हैं इसको, 2/10 इंटू 56, तो ये आ गया 0.2, यही आएगा। तो ये आ गए हमारे 0.2 मोल्स।
आगे देखिए, अगर मेरे QH के मोल्स 0.2 आ गए तो मैं क्या H2SO4 के मोल्स कैलकुलेट कर पाऊंगी? कैसे करें? सिंपली मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्री के रेशियो से कर लो, या सिंपली कर लो 2 से 1 बनता है तो 0.2 से कितने बनेंगे? हाफ बनेंगे। देखो यहाँ 2 मोल ऑफ KOH से कितने मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है? एक रिएक्ट कर रहा है। 2 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल रिएक्ट करता है, तो 0.2 मोल से कितना रिएक्ट करेगा? हाफ कितना? 0.1। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने आ गए? 0.2/2, मतलब 0.1 मोल। इतनी बात आ गई सबको समझ? क्लियर? आगे क्या निकालना है? मास निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड का। अगर मोल्स आ गए क्या मास निकाल लोगे? सेम थिंग, बस मुझे क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है? 98। निकालना समझा दिया था। ये होता है 98 ग्राम पर मोल। चेक, कितना मास निकल आएगा? 9.8। नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1। मास अपॉन 98 कर लेंगे सॉल्व। मास कितना निकल कर आएगा? अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या सॉल्व कर लेंगे? खुद से कर लेंगे कि एक का हमें मोल्स या मास दे, दूसरे का मास पूछे, उससे कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए तो स्टोइकियोमेट्री लगाना और मास, पहले मोल्स निकालना, सेकंड रिएक्टेंट के मोल्स निकालना, मोल्स का फॉर्मूला लगाना और मास निकाल लेना। आज समझ आ गई? क्लियर? चलिए, तो ये तो 2 बातें हमने पढ़ ली कि जब एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि सिर्फ एक रिएक्टेंट गिवन है, सेकंड पढ़ लिया कि 2 रिएक्टेंट बट इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, यही पढ़ा। पर क्या जरूरी है कि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो? क्या ये मस्ट कंडीशन है कि हमेशा जो 2 रिएक्टेंट दे उनकी कॉन्सेंट्रेशन वो बराबर ही दे? इज इट इंपॉर्टेंट? क्या पता एक की ज्यादा, क्या पता एक की कम, ऐसा भी तो हो सकता है। लेट सपोज कि वो ऐसे नहीं दे सकता। देखिए जरा, E + 2B गिविंग 4C + 5D। ध्यान से देखो, क्या वो यहां पे क्या समझा रिएक्शन से? 1 मोल A का 2 मोल B से रिएक्ट करता है, समझा? मतलब अगर मैं कहूं आपके पास यहाँ पे 1 मोल है और 2 मोल है B का, यहां तक तो बात सब सही, यहां तक तो बात वही है। अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से देखना, कि 1 मोल यहां है और यहां 5 मोल है, क्या अब ये इक्वली रिएक्ट करेंगे? क्या अब ये कॉन्सेंट्रेशन बराबर रह गई? क्या ये कॉन्सेंट्रेशन बराबर है? नहीं, मतलब यहां पर वो दोनों बराबर तो रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जिससे मेरी रिएक्शन चलेगी, जो मेरा प्रोडक्ट बनाएगा, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि C का कितना मोल बनेगा और D का कितना मोल बनेगा। कोई एक रिएक्टेंट होगा, या तो E होगा या B होगा, समझे? दोनों से तो रिएक्शन नहीं चला सकते। तो इसी चीज को समझने के लिए कॉन्सेप्ट आता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट का। किसका? लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये ध्यान से समझना। देखो पढ़ो इसको। द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन, मतलब जो कंज्यूम हो जाए केमिकल रिएक्शन में, और गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, और लिमिट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और प्रोडक्ट के बनने को गवर्न कर रहा होता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट। चेक। अब जो रिएजेंट बच गया उसे क्या बोलेंगे? एक्सेस। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, समझ आया? नहीं,
लिख लो, पहले डेफिनेशन लिख लो। लिख ली? देखो, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया वही क्या करेगा? प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को गवर्न करेगा। चेक। अब जो बच गया रिएक्शन होने के बाद वो क्या? उसका एक्सेस रिएजेंट। बात समझ आई? लिमिटिंग क्या, एक्सेस क्या। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि कैसे बताएं लिमिटिंग कौन सा, कैसे बताएं एक्सेस कौन सा, कैसे बताएं कितना प्रोडक्ट बनेगा। लिख लिया? चलिए बढ़े आगे। ओके, जरा ये देखो हमने कैसे बताना है कौन सा लिमिटिंग। पहले तो ये देखिए जरा ध्यान से, रिएक्शंस देखो। E प्लस 2B, लेट सपोज ये रिएक्शन है। ध्यान देना यहां पे, मैंने कहा 1 मोल A का 2 मोल ऑफ B से रिएक्ट कर रहा है। चेक। अब मैंने रिएक्शन में इसके 5 मोल दे दिए, इसके 20 मोल दे दिए, 5 and 20। टेक्निकली तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करना चाहिए था, तो इसके 5 मोल कितने से रिएक्ट करेंगे? 10 से। इसके 5, इसके 10 से कितने हैं? 20। ज्यादा है। अब बताओ इसके 2 मोल के लिए E के कितने मोल चाहिए? 1। तो 20 के लिए कितने चाहिए थे? हाफ। 2 के लिए चाहिए 1, 20 के लिए कितने चाहिए? 10। दोबारा देखो, 1 मोल ऑफ E कितने मोल ऑफ B से रिएक्ट करेगा? 2 से। 2 से। और हमारे पास कितना है? 5। 5 कितने से रिएक्ट करेगा? 10 से। चेक। इतने से रिएक्ट करेगा। टोटल कितने गिवन है रिएक्शन में? 20। मतलब ये तो ज्यादा ही है, जितना हमें चाहिए सफिशिएंट हमारे पास है, वो तो बच ही जाएगा रिएक्शन के बाद भी। पर यहां जरा ये देखना, अगर मैं कहूं कि 2 मोल ऑफ B कितने मोल ऑफ A से रिएक्ट करती है? 1 मोल ऑफ A से। बात तो बराबर है, ऐसे लिख लो वैसे लिख लो। अब मेरे पास 20 मोल है B के, तो मैं कहूंगी 20 मोल ऑफ B कितने से रिएक्ट करेंगे? 1/2 इंटू 20, मतलब 20 मोल के लिए तो मेरे को 10 मोल चाहिए एक के। चाहिए? क्या मेरे पास है? मेरे पास तो सिर्फ 5 है। तो मैं अगर रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग चलाऊं तो रिएक्शन होगी ही नहीं, होगी नहीं, क्योंकि इसके तो सफिशिएंट अवेलेबल ही नहीं है जितने मुझे चाहिए थे। अगर इसके सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है तो क्या इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी? नहीं होगी। तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी? ए के अकॉर्डिंग। बात समझ आई? एक ये तरीका निकालने का। तो ये ई क्या हो गया? जो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है। रिएक्शन इसी के अकॉर्डिंग तो चलेगी अब, तो ई क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। ई क्या हो गया? समझ आई बात? चलो, एक ये मेथड है और दूसरा मेथड देखना जरा ध्यान से, बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। मोल्स पे स्टोइचियोमेट्री का रेशियो निकालना सबको आता है? आता है ना? जिसका मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो छोटा वो लिमिटिंग हो गया। याद रख लेंगे, मैंने कहा कि मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो जितना लेस आएगा, जिसका क्या आएगा? लेस, वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। कर लेंगे, निकाले वहां पे दोबारा निकालना। ए के लिए मोल्स कितने? 5। स्टोइचियोमेट्री कितनी है की? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो ए के लिए कितना आया? 5 अपॉन आया। बी के लिए निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियो का रेशियो
बी के लिए कितना आया? 20 मोल से स्टोइचियोमेट्री 2 थी, कितना आया? 20/2 कितना आ गया? कौन सी वैल्यू छोटी है बताना? किसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो छोटा है? ए के लिए 5 आया है, बी के लिए 10 आया है। किसका छोटा? ए का छोटा। जिसका छोटा वही क्या है? ये इजी रहेगा, याद रहेगा कि मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो जिसके लिए छोटा वही लिमिटिंग। तो हमारे पास आ गया E इज लिमिटिंग रिएजेंट। चेक। तो जरा ध्यान से यहां देखो, ए तो लिमिट निकाल लिया, तो बी क्या हो गया? एक्सेस में प्रेजेंट है। ए लिमिटिंग तो बी क्या है? एक्सेस रिएजेंट। तो यहां पे मेरा बी क्या है? बी इज एक्सेस रिएजेंट। बी क्या है? एक्सेस रिएजेंट। ठीक, इतनी बात समझ आई? एक लिमिटिंग होगा। अब देखो, ई की लिमिटिंग हो गया, इतनी बात समझ आ गई। मतलब इसका 5 मोल, अगर मैं बात करूं 5 मोल ए का, बी के 10 मोल से रिएक्ट करेगा, 10 मोल तो बच जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा बच गया वो क्या? एक्सेस में ही तो होगा। बात समझ आ गई? अब देखिए, ये तो समझ गए, ये एक्सेस, ये लिमिटिंग। क्वेश्चन आएगा कितना एक्सेस, ये भी तो पूछ सकता है, कितना एक्सेस, वो भी तो निकालने के लिए देगा ना। ये तो हम समझ गए, लिमिटिंग कौन सा है, एक्सेस कौन सा है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि कितना एक्सेस है, वो तो हमें निकालना खुद से पड़ेगा। कैसे निकाले, जरा ध्यान से देखना। यहीं से देखो, सारी बातें स्टोइचियोमेट्री सिखाता है, एक एक बार स्टोइचियोमेट्री सिखा रहा है। यहां देखो, ए का 1 मोल बी के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है ना। तो हमारे पास लिमिटिंग कौन सा? ये मेरा लिमिटिंग है। मतलब इसको भूल जाओ रिएक्शन करने के लिए, ए के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेंगे, ए के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चलाओगे। अब मुझे बताओ कि ए का 1 मोल बी के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इतनी बात पता। तो 5 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? डबल, 10 से। तो मतलब मैं लिखूं कि ए का 1 मोल 2 मोल ऑफ बी से रिएक्ट करता है, तो 5 कितने से करेगा? 5 मोल ऑफ ए विल रिएक्ट विद 2 into 5, मतलब 10। तो मेरे को ये रिएक्शन चलाने के लिए 10 मोल बी चाहिए। टोटल कितना है? 20। एट द एंड ऑफ रिएक्शन 5 मोल 10 से रिएक्ट कर गया, खत्म हो गया रिएक्टेंट। बट ये कितना बचा? 10 बच गया ना। टोटल 20 था, 20 में से 10 कंज्यूम हो गया, 10 रिएक्ट कर गया, बच कितना गया? 10 बच गया। तो रिएक्टेंट लेफ्ट कितना रहा? रिएक्टेंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, वही तो एक्सेस हो गया, यही तो है जो एक्सेस बचेगा एंड ऑफ द रिएक्शन में। इसी को बोलूं कि मेरा मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट वो कितने बचेंगे, बता दीजिए। फाइनल टोटल कितना था? 20। रिएक्ट कितना किया? 10। बच कितना गया? समझ आया? समझ आया? अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? उसके मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो ले लेंगे। मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो लोगे तो उससे क्या मिल जाएगा मुझे? लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाएगा। जो छोटा आएगा जिसके लिए मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो, मतलब वही मेरा लिमिटिंग होगा। इतनी बात क्लियर? अगर लिमिटिंग आ गया है तो यही लिमिटिंग रिएजेंट
मेरी पूरी रिएक्शन को गवर्न करेगा, यही लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन गवर्न करेगा, मींस इसी के अकॉर्डिंग मेरे प्रोडक्ट बनेंगे। चेक। फिर जो लिमिट सेकंड वाला क्या हो जाएगा, एक्सेस। कितना एक्सेस कैसे निकालेंगे, जो लिमिटिंग है उसके लिए, उसके उतने मोल्स के लिए सेकंड वाले रिएजेंट के कितने मोल्स चाहिए, निकाल लोगे स्टोइचियोमेट्री का यूज करके, निकाल लेंगे। तो ये तो पता लग गया कि कंप्लीट रिएक्शन के लिए इतने चाहिए। एट द एंड ऑफ रिएक्शन में बचे हुए कैसे निकालोगे, टोटल में से रिएक्टेड माइनस कर देना, बचे हुए आ जाएंगे। समझ गए, समझ गए, क्वेश्चंस करें, समझ आया। चलिए, अगर ये समझ आ गया तो जरा एक दो क्वेश्चंस लगा लें। तो क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं देखना, कि 8 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्या दे रखा है, 8 मोल नाइट्रोजन है, 15 मोल हाइड्रोजन है, वो रिएक्ट करके क्या बना रही है, अमोनिया बन रहा है। इस अमोनिया में कहता है कितना बना, इसके मोल्स पूछे हैं। एक क्वेश्चन यहां ध्यान से देखो, रिएक्शन क्या होगी, N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, यही होगी रिएक्शन। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा, गिवन डाटा में इसके 8 मोल है और इसके कितने हैं, 15 मोल। चेक। अब जरा ध्यान से देखो, पहले सिंपल मैथ्स चलाते हैं अपना दिमाग लगा के। देखो, नाइट्रोजन के स्टोइचियो कितनी, 1, हाइड्रोजन के कितनी, 3। इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट कर रहा होगा, 3 से। 8 कितने से करेगा, 3 गुना 24, 8 का 3 गुना 24, 1 3 से तो 8 24 से, क्या उतना है। अब उल्टा चलाना दिमाग, 3 अगर 1 से करता है तो 15 कितने से करेगा, 5 से, 5 इंटू 3 15 है ना। तो 15 के लिए चाहिए 5, क्या है उतने, एक तरीका ये। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन चला सकती हूँ, ये लिमिटिंग हो जाएगा। अगर ये ना समझ आए तो कॉपी पेन चलाना, मोल्स अपॉन स्टोइचियो का रेशियो निकाल देना, मोल्स अपॉन स्टोइचियो का रेशियो निकाल लेना। स्टोइचियो का रेशियो नाइट्रोजन के लिए कितना आएगा, मोल्स बाय स्टोइचियो का रेशियो 8 मोल्स है, ये कितना 1, 8 बाय 1 ये आ गया 8। चलिए हाइड्रोजन के लिए सीखे। हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो कितना आया है, मोल्स कितने हैं, 15, 15 मोल्स, स्टोइचियोमेट्री कितनी 3, तो क्या आएगा 15 बाय 3 मतलब 5। कौन सा छोटा आया, हाइड्रोजन के लिए ये 3, ये 5 है, ये 8 है, छोटा वो आ गया, जो छोटा है वैल्यू वही लिमिटिंग है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि मेरा हाइड्रोजन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। चेक। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कि अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे। अब रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, सॉरी रिएक्शन हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग चलेगी। तो हाइड्रोजन की 3 मोल से अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं, हमारे पास कितने हैं 15, 15 से निकाल लो उसके कितने बनेंगे, निकाल पाएंगे। कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला लिखवाया है, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री को कंपेयर कर दो। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइचियोमेट्री कितनी है हाइड्रोजन की 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड किससे करूं, स्टोइचियोमेट्री कितनी है 2, स्टोइचियोमेट्री तो 2 है ना, तो स्टोइचियोमेट्री है 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल गिवन है क्वेश्चन में 15, तो रख दो 15 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन 2, कितना आएगा, सबका 10 आया,
क्या कोई मुश्किल हुई इस क्वेश्चन को करने में? मुश्किल हुई? बहुत इजी क्वेश्चन है, लिमिटिंग इजी है। चलिए, अगर ये इजी है तो थोड़ा और डिफिकल्ट कर लेते हैं। चलिए, वो तो इजी था। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 1.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर। क्या कैलकुलेट करना है? ध्यान से पढ़े। ए पार्ट में कैलकुलेट करने हैं अमोनिया की मोल्स। ये तो बहुत सिंपल है, सेम क्वेश्चन कि हमें क्या करना है, पहले पार्ट में अमोनिया के मोल्स निकालने हैं। रिएक्शन क्या लगेगी? नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से, बनता है अमोनिया, तो रिएक्शन वही N2 + 3H2 क्या बनेगा? 2NH3। चेक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, नाइट्रोजन के कितने मोल? 0.5 मोल। हाइड्रोजन के कितने मोल? 1.2 मोल। अगला स्टेप लिमिटिंग निकालना, क्योंकि अब क्या ये इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में है। देख लो, 1 से 3 चाहिए। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए आपको, तो 0.5 को कितनी चाहिएंगी? 3 गुनी, मतलब 1.5। उतना अवेलेबल नहीं है, तो यहां पे मतलब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। वो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो लेके। चेक, नाइट्रोजन के लिए लेना, कितना आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 1, यही आएगा। सिमिलरली जब आप ये चीज हाइड्रोजन के लिए करोगी, कितना आ रहा है? हाइड्रोजन के लिए कितना आ रहा है? 1.2/3 कितना आता है? 0.4। किसकी वैल्यू छोटी है? हाइड्रोजन की। तो लिमिटिंग क्या हो गई? ये मेरी लिमिटिंग हो गई। इतनी बात हम समझ गए। क्वेश्चन में पूछा है अमोनिया की मोल्स, निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया स्टोइचियोमेट्री कंपेयर करके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाय 2 किसके बराबर? इन दोनों की मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री का रेशियो बराबर कर दोगे। हाइड्रोजन और अमोनिया की मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो बराबर करोगे, तो अमोनिया की मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री 2 बराबर हाइड्रोजन के मोल्स, उसका स्टोइचियोमेट्री कितना है? 3। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अमोनिया के हाइड्रोजन के मोल्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 1.2, तो रख दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना निकल कर आएगा? 2/3 इंटू 1.2, तो कैंसिल करके कितना आ जाएगा? सबका यही आया। क्लियर है इतनी बात? ये हो गया। अगला पार्ट देखना, वेट ऑफ अमोनिया। वेट तो निकालना बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि मुझे निकालना है सेकेंड पार्ट में वेट ऑफ अमोनिया। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। चेक, मोल्स कितने आए? 0.8 मोल्स आ गए। मास मुझे निकालना है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चा? नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 17 हो गया, क्योंकि 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चेक, तो 17, तो मास कितना निकल कर आएगा? 17 इंटू 8/10 कितना होता है? कितना होता है? 13.6। चल, इतनी बात में किसी को दिक्कत? ये पार्ट हो गया। थर्ड में क्या पूछा है? अमोनिया का वॉल्यूम पूछा है 22.4। तो हमारे पास मोल्स आ गए 0.8। जरा ध्यान से देखिए कि मोल्स आ गए,
मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आए? 0.8 मोल्स। चेक। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है क्या? गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड किससे करते हैं? 22.V/22.4। तो यहां पे मोल्स कितने हैं? तो इसे 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एसटीपी पे वॉल्यूम आ जाएगा गैस का। तो ये मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 17.92, मैथ्स अच्छी है। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी आ जाएगा। चेक। कितना आया? इतना। चेक। क्वेश्चन समझ आ गया? क्लियर है कि अगर हमसे क्वेश्चन देगा तो हम कर लेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमसे हो गया। सो अगले क्वेश्चन पे चले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 3 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्ट कितने से कर रहा है? 6 मोल्स ऑफ HCl से। क्वेश्चन ने पूछा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनेगी एसटीपी पे उसका वॉल्यूम बता दो। यही पूछा कि वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तो हमें आता है, रिएक्शन लिखनी तो आती है। रिएक्शन लिखना जरा। Na2CO3 किससे रिएक्ट कर रहा है? HCl से। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? NaCl प्लस कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड है? 2 NaCl। अब क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड हो गई? हो गई। चलो, रिएक्शन तो हमें लिखनी आती है क्योंकि पहला तो जरूरी स्टेप क्या था? रिएक्शन आनी चाहिए और बैलेंसिंग आनी चाहिए। ओके, अगले स्टेप पे मूव करना। कहता है 3 मोल इसके गिवन है। HCl के कितने मोल है? 6। अब बताना कौन सा लिमिटिंग? इक्वल कॉन्सेंट्रेशन कि इसके एक के लिए इसके चाहिए 2, तो इसके 3 के लिए कितने चाहिए? डबल 6। तो हमें निकालना है गैस का वॉल्यूम। किसी से रिएक्शन चला ले, बराबर आएगा। कि अगर मैं बात करूं Na2CO3 से चलाना इजी रहेगा क्योंकि इसके 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 ही मोल बन रहा है। तो मैं कहूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। चेक। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 किसके बराबर आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और वो कितना आएगा? 3 मोल्स। वो होगा 3 मोल्स। क्या आगे कर सकते हैं वॉल्यूम निकालने का काम? कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। डिवाइड किससे करोगे? 22.4 लीटर से। चेक। मोल्स आ गए कितने? 3। तो वॉल्यूम निकल जाएगा कि 22.4 इंटू 3। तो यहां पे आपका वॉल्यूम आ जाएगा कितना? 3 इंटू 22.4 60। यही आएगा, यही आएगा। क्वेश्चन इजी है, देखने में थोड़ा ट्रिकी लगा। स्टोइचियोमेट्री सीख ली तो इजी हो गया, लिमिटिंग सीख लिया तो क्वेश्चन इजी हो गया। तो यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको ये निकालना आता है कि स्टोइचियोमेट्री में कैसे करते हैं, कि मोल्स अपॉन स्टोइचियो के रेशियो को कंपेयर किया जाता है। अगर वो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ना दे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? लिमिटिंग। लिमिटिंग ढूंढेंगे। हमें अगर लिमिटिंग मिल गया, लिमिटिंग ढूंढने के लिए क्या किया जाएगा? मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो कंपेयर किया जाएगा।
तो हम देखेंगे मोल्स अपॉन स्टोशो का रेशियो किस रिएक्टेंट के लिए छोटा है। जिस रिएक्टेंट के लिए वो रेशियो छोटा, वही क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। चेक। और हमें पता है, अब ये बात समझ आई कि लिमिटिंग रिएजेंट ही रिएक्शन को गवर्न करता है। उसी के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट बना रहे हैं कि कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट से ही तो बनता है। और जो बच गया एक्स्ट्रा में वो क्या है आपका एक्सेस रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट कितना, वो कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग दूसरे रिएजेंट के मोल्स निकाल लेंगे कि कितना रिएक्ट करेगा। जितना रिएक्ट कर गया टोटल में से उसको माइनस कर दो, वो क्या बन जाएगा एक्सेस कितना बचा। बहुत इजी है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेट्स सपोज हम टोटल 20 स्टूडेंट्स है, चेक। अब मैं कहती हूं 20 में से 5 स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे वो परसेंटेज बताना कितने % बच्चे अच्छे हैं। 5/20 करोगे, जो अच्छे बच्चे 5, 20 टोटल इंटू 100 कर दोगे, ऐसे तो करते हैं। अच्छा लेट सपोज मैंने आप सबको 20 टॉफीज दी, 20 टॉफीज मैंने आप सबको डिस्ट्रीब्यूट की, बट उन 20 टॉफीज में से मैं कहती हूं 5 टॉफी रेड कलर की थी और सारी 15 जो टॉफीज थी वो ब्लू कलर की। तो क्या मुझे ये बता पाओगे कितनी % टॉफी रेड कलर की थी? क्या करोगे, टोटल आपने बोलोगे कि मैम आपने टोटल तो 20 दी थी, कितनी रेड थी 5 रेड थी, ब्लू कितनी थी 15। ये तो नंबर में बता दिया आपने मुझे, परसेंट कैसे बताओगे 5/20 इंटू 100%। ऐसे ही तो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड बनता है कि तुमने कितने मार्क्स लिए टोटल में से इंटू 100% कर देते हैं, तभी तो तुम्हारा परसेंटेज आता है। ऐसे ही करते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री की बातें हैं, केमिस्ट्री कौन सा कुछ अलग बोल रही है, ये कहती है कि मुझे परसेंटेज कंपोजिशन बता दीजिए। अब जरा यहां ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूं पानी की, वाटर की, वाटर में क्या क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब टोटल मास कितना वाटर का 18 ग्राम, मैं कहूं इसका टोटल 18 ग्राम, इस 18 ग्राम में 2 ग्राम किसका हाइड्रोजन का, 16 किसका, इसमें 2 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन है और मेरे पास 16 ग्राम ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है, चेक। मैं कहूं आपसे अब मुझे जरा ये बताना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, वो कैसे निकालोगे, 2 बाय दिस टोटल इंटू 100%। आप कहोगे मैम 2/18 इंटू 100% कर लीजिए, कहेंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालिए तो क्या करोगे, 16 अपॉन इंटू 100%। कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या बन गया, अगर मैं ऐसे करते हैं तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, जरा ध्यान से तुम ही बताओगे। ये क्या है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, 18 तो इस टोटल मास है कंपाउंड का। न्यूमरेटर में क्या रख रहे हो, उस मास, उस एलिमेंट का टोटल मास, ये ऑक्सीजन का टोटल मास इस कंपाउंड में, ये हाइड्रोजन का टोटल मास इस कंपाउंड में, डिवाइड किससे कर रहे हैं, टोटल मास ऑफ कंपाउंड से, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बना, टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, डिवाइड किससे करना है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड से।
मल्टीप्लाई किससे करना है? 100%। क्या इस फॉर्मूले में कोई भी दिक्कत? कर लेंगे। हमें अगर किसी का भी परसेंटेज कंपोजिशन पूछता है किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में, क्या निकाल लेंगे? सिंपली करना क्या है, टोटल मास उस कंपाउंड का लोगे, टोटल मास लोगे, एंड ऊपर क्या लोगे, जो इस भी एलिमेंट का पूछ रहा है वो एलिमेंट कितने ग्राम प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, डिवाइड कर देना टोटल से। चेक। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देना, निकल जाएगा, निकाल लेंगे। ओके, जरा मुझे एक चीज बताना, फिर अगर निकाल लोगे तो मुझे ये बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास कितना होता है? 44 ग्राम। अगर मैं पूछूं तुमसे इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने परसेंट है, कार्बन कितने ग्राम? 12 ग्राम, एक ही तो एटम है, 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितना? 32, 16 इंटू 2 32। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा, कितने ग्राम कार्बन है? 12। तो 12/44 इंटू 100%। चेक। हाइड्रोजन निकल जाएगी, सॉरी ऑक्सीजन निकल जाएगी। ऑक्सीजन कितनी आएगी आपकी, कितने ग्राम है? 32 ग्राम। तो 32 डिवाइड बाय कितना? 44, निकल जाएगा। परसेंटेज तो मैथ से आ गए, निकाल लेंगे कैलकुलेट करके, इजी है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि हम किसी भी, अगर हमसे पूछे किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन बता दो किसी भी कंपाउंड में, निकाल लोगे। चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ना, जरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। कहता है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, क्या दे रखा है उसने? कहता है इसमें 0.07% नाइट्रोजन है, क्या निकालना? मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड। पर क्या इसने ये बताया मुझे कितने आटम है नाइट्रोजन की? मेरे को तो नहीं पता, मैं कितने आटम से मल्टीप्लाई करूं? नाइट्रोजन का 14 ग्राम लूं, 28 लूं, या उसका कोई और मल्टीपल लूं? मुझे तो नहीं पता। पर जरा ध्यान से देखना, एक वर्ड यूज किया है इसने, क्या यूज किया? मिनिमम मोलर मास। क्या यूज किया? मिनिमम मोलर मास। इस वर्ड पे फोकस क्यों कर रही हूं कि इस ही वर्ड से क्वेश्चन रिलेटेड है। अगर वो कहीं पे बोले कि कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास बता दीजिए एंड किसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन दी, इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग वो एलिमेंट, उसके कितने एटम प्रेजेंट है उस कंपाउंड में? सिर्फ 1। जब भी वो ये वर्ड बोले ना कि इसका मिनिमम मोलर मास बता दीजिए, इसका मीनिंग क्या? उस कंपाउंड में जिस भी एलिमेंट का प्रपोर्शन उसने परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, उस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है? 1। समझ गए मिनिमम मोलर मास का मीनिंग? कि यहां पर नाइट्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है? एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं? 1। क्लियर हुई? तो मतलब इसका कितना मास लोगे इसमें? 14 ग्राम। समझ गए? क्लियर हो गई बात? अब देखना कैसे करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला क्या लगाते हैं? टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइड किससे करते हैं? टोटल मास ऑफ कंपाउंड से। इनटू 100। चेक, यही करना है। परसेंटेज कितना दे रखा है? 0.07, मतलब ये वैल्यू दे रखी है 0.07।
टोटल मास ऑफ एलिमेंट कितना, एक एटम प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन की एक एटम का मास कितना, 14। तो यहाँ पे इसका 14 ग्राम प्रेजेंट है नाइट्रोजन का। टोटल मास हमें निकालना है, लेट सपोज ये x है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। चेक, क्या x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी, सॉल्व कर लो। यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालते हो तो कितना हो गया, 14 बाई 0.07 इंटू 100, मतलब कितना आया, इतना ग्राम आ गया, मतलब ग्राम पर मोल में आएगा मोलर मास कंपाउंड का। चेक, अच्छा सॉरी, चेक चेक, 7 2 14, चेक, निकाल लोगे। क्वेश्चन क्लियर है। क्यों इस वर्ड का मीनिंग है कि जब भी क्वेश्चन में बोले मिनिमम मोलर मास मींस उस एलिमेंट का एक एटम प्रेजेंट है आपके पास, समझ गए, क्लियर है। चलिए, तो इसी बेसिस पे आपके परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है मोल कॉन्सेप्ट का, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लेना। मोल कॉन्सेप्ट का ये ऐसा टॉपिक है जिससे प्रीवियस ईयर में भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा चलो, टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म। पहले ये डिस्कस कर ले, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या है। अच्छा एक बात बताओ, लेट सपोज मैंने तुम्हें ग्लास ऑफ वाटर दिया, ठीक, मैं कहूं उसमें 1 स्पून शुगर डाल दो, ठीक, कैसा हो जाएगा पानी, मीठा, मीठा। उसमें 2 स्पून शुगर डालना, मीठा, 3 स्पून डालना, और मीठा। पर मुझे एक बात बताओ, कितना मीठा, कैसे बताओगे तुम मुझे सैचुरेशन पॉइंट, अच्छा शुगर को डिसॉल्व करके। पर मुझे क्या कोई क्वांटिटेटिवली बता सकते हो, मैम इस लेवल पे रुक जाना, डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, कि इतना मीठा है, इतना कॉन्सेंट्रेटेड है, सॉलिबिलिटी। तो मेरे पास कुछ टर्म्स होती हैं उस कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए, उन्हीं को क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कि मैं बता सकूं कि कोई सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड, कितना डाइल्यूट, कैसे बताओगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल दोगे, कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर कर देंगे, तो मुझे सॉल्यूशन पता लग जाएगा वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड और सॉल्यूशन कितना डाइल्यूट है, पता लग जाएगा। तो कौन बताता है ये सब कुछ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताती हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है कौन कौन सी, ये भी तो पढ़नी है। सो देखिए जरा कि हमारे पास कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारे सिलेबस में है। देखिए, आप क्लास 9th पढ़ के आई है, क्लास 9th, वहां पे हमने चैप्टर 2 में 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बातें की है। कौन कौन सी थी, मास बाय मास परसेंट, मास अपॉन मास परसेंटेज, सेकंड क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो नई टर्म्स मैं यहां पढ़ाऊंगी आपको मेनली, वो कौन सी है, क्वेश्चन उनसे बनेगा। देखिए जरा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, एंड एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करेंगे, वो है आपका मोल फ्रैक्शन। किसकी बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन। एक और 7th कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है आपकी, वो होती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन, इसी को बोल दिया जाता है ppm। चेक, हम इन सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म की 1 by 1 डिस्कशन करेंगे।
जो मीन इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क कर लेना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इससे क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क कर लेना। इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कॉन्सेंट्रेशन से पूछेगा या वो मोलैरिटी से पूछेगा, मोलैलिटी से पूछेगा, मोल फ्रैक्शन से पूछता है। कभी क्या करता है कि कभी मोलैरिटी को मोलैलिटी के साथ क्लब करेगा, मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन के साथ क्लब करेगा, या इन सबको मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट को मोलैरिटी के साथ क्लब कर देगा। तो हमें वन बाय वन पहले तो सीखनी पड़ेगी कि होती क्या है। चले शुरुआत करें, चलिए। तो देखिए पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो शुरू होती है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से। अब जरा ध्यान से यहां देखिए, मोलैरिटी क्या है? नई टर्म है आपके लिए। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा कि कितना सॉल्यूट के मोल्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, वो उसकी क्या होती है? मोलैरिटी। उसकी मोलैरिटी होती है। तो मैं यहां मोलैरिटी का फॉर्मूला डिफाइन कर सकती हूं। मोलैरिटी क्या होगी? ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये हो गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड किससे करना है? कितने लीटर में? 1 लीटर में, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात क्लियर हुई? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? अब जरा ध्यान से यहां देखें, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हैं? मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास लिख लो। दिस इज कैपिटल एम। चेक। वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा मोलैरिटी कैपिटल एम क्या हो गया? यहां नंबर ऑफ मोल्स रखोगी तो क्या हो गया? मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। हो गई? मास अपॉन मोलर मास, कैपिटल और स्मॉल है ना। अच्छा, इसको ये लिख लो, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हो गया मोलर मास। अब सही है? हट गया कंफ्यूजन? ये लो, इसको ऐसे लिख लो तुम। हट गया कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़े। अगर वो वॉल्यूम को लीटर में ना दे तो एमएल में भी दे सकता है। वॉल्यूम एमएल में भी तो दे सकता है। अगर वो वॉल्यूम एमएल में दे तो हम मोलैरिटी को, वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में कैसे पुट करें? मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, किसमें? यहाँ पे एमएल में। अगर मैं एमएल में रखूं तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। कन्वर्जन फैक्टर सबको पता है। कन्वर्जन फैक्टर्स की कौन सी बातें कर रही हूं, ध्यान से देखना। देखो 1 लीटर किसके बराबर? 1000 ml के बराबर। और 1 ml कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है? कहीं पर क्वेश्चन में वो ml ना देके सेंटीमीटर क्यूब भी देगा, याद रखना। तो आपको पता होगा कि 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। कितने बराबर? वही 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। ये याद रखना। अगर उसने वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में दिया, मतलब वो वॉल्यूम किस में दे रहा है? लीटर में। अगर उसने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया, मतलब वो वॉल्यूम किस में दे रहा है? एमएल में। बात समझ आई? ये कन्वर्जन याद रख लेना।
चेक, बढ़े आगे। चलो, इतनी बात क्लियर है? अगर ये बात समझ आ गई, जरा देखो, तो मेरा मोलारिटी क्या बन गया, m बाई मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास इन 2000 अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। किसका, सॉल्यूशन। ये बात तो हमें पता है कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। पता है ना बात, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो यहां पे वॉल्यूम किसका रखना है, सॉल्यूशन का। मास सॉरी मोल्स किसके रखने हैं, सॉल्यूट के। क्लियर? तो यहां पे मोलारिटी निकल कर आ गई, ये फॉर्मूला निकल कर आया मोलारिटी का। अब जरा देखना, अगर वो मुझसे बोले क्वेश्चन में कि 3 मोलर सॉल्यूशन इज गिवन, 3 मोलर सॉल्यूशन इज गिवन, इसका मीनिंग क्या? यस, देखो मोलारिटी क्या आती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये 3 मोल कब आया होगा, जब 3 मोल कह सकते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसोल्व होंगे, सॉरी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसोल्व होंगे, होंगे तभी तो 3 मोल आ जाएगा। क्या मैं कह सकती हूँ 3 मोलर सॉल्यूशन, 4 मोलर, x मोलर मींस x मोल ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बोल सकती हूँ? यहाँ पे 3 मोलर दिया है मींस 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कोई भी हो सकता है, कोई भी सॉल्यूट दे सकता है, मींस 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ आई? बात समझ आई? तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन कितने में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुई मेरी बात? मोलैरिटी का फॉर्मूला याद हो गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको समझ आया? अब मुझे बताना मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर। तो मोलैरिटी की अगर मैं आपसे बात करूं, यूनिट ऑफ मोलैरिटी वो क्या होगी, मोल पर लीटर। अरे मोल्स की तो यूनिट मोल्स ही होगी, वॉल्यूम की यूनिट लीटर है तो मोल पर लीटर, मतलब मोलैरिटी की यूनिट हो गई क्या, मोल्स पर लीटर हो जाएगी, मोल्स पर लीटर। सीख गए फॉर्मूला मोलैरिटी का, सीख गए? चलिए यहां तक अगर हम सीख गए, जरा आगे बढ़े। देखो कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारी होती है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, किस पे, टेम्परेचर पे। बट कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारी ऐसी होती है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। हमने कहा कि मोलैरिटी की चर्चा हो रही है, मोलैरिटी की बातें कर रहे हैं, मैंने कहा मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली वैरी करती है टेम्परेचर से। इसका मीनिंग क्या है, जरा ध्यान देखना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लिखा आप लोगों ने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही लिखा। तो मोलैरिटी हो गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड किससे करोगे, किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, लीटर्स। अब जरा ध्यान से यहां देखिए, मोल्स क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नहीं। क्या वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, करेगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो मेरा वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा। अच्छा सिंपल कॉन्सेप्ट, एक बीकर है,
में सपोज कीजिए गैस के पार्टिकल्स हैं, चेक, गैस के पार्टिकल्स है, मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मान गए। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया उससे क्या हुआ, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, है ना। इससे क्या हुआ, पार्टिकल का मोशन फास्ट, पार्टिकल का मोशन फास्ट हो गया, वो दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, समझ आई। तो मैं कह सकती हूं कि टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया तो मेरा वॉल्यूम क्या कर गया, वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या कर गया, बढ़ गया, है ना, बढ़ा। अब मेरी मोलैरिटी जो है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की, है ना। मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही है। मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की, वॉल्यूम बढ़ाओगी तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से मोलैरिटी घट जाएगी। मैं कह सकती हूं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम तो बढ़ा पर मेरी जो मोलैरिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। बात समझ आई मेरी, क्लियर हुई बात कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया, गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, पार्टिकल्स के बीच का सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम के बढ़ने से मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसीलिए तो यहां लिखा है कि इट वैरीज इनवर्सली विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी घट जाएगी, वो कम हो जाएगी। बात समझ गए। मोलैरिटी की दो चीजें सीखी, फॉर्मूला सीख गए, यूनिट सीख गए, ये सीख गए कि मोलैरिटी जो होती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सीख गए। यहां तक क्लियर है। चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि सपोज करो मैंने एक सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन लिया, यहां देखो बना लेते हैं, ये एक बीकर है, इस बीकर में मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिसका वॉल्यूम V1, उसकी मोलैरिटी M1, चेक। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही फॉर्मूला। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स का क्या हो जाएगा, अगर मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, M1 इंटू V1, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए M1 इंटू V1, चेक, समझे। मैंने कहा इसको और पानी ऐड कर दो, इसमें वाटर और ऐड कर दो, मतलब डाइल्यूट कर दो, डाइल्यूट कर सकते हैं। तो मैंने कहा जब आप इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो ये दूसरा बीकर है, इसमें अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, V2, मोलैरिटी भी तो बदल जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन भी तो बदल जाएगी। अब उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है मैंने कहा हो गई M2, M2। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स यहां आ गए M2 इंटू V2 आ गए, चेक। अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स थे M1 इंटू V1, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स है M2 इंटू V2। क्या नंबर ऑफ मोल्स बदलेंगे, क्या मैंने सॉल्यूट बदला, नहीं, मैंने तो सॉल्यूट सेम रखा, मैंने तो वही सॉल्यूशन है बस उसे डाइल्यूट कर दिया है, पानी ऐड कर दिया, सॉल्यूशन तो वही रहा, सॉल्यूट तो नहीं बदला, सॉल्यूट तो नहीं बदला। जब तक सॉल्यूट ना बदले क्या मेरे मोल्स बदलेंगे, नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं, कोई और सॉल्यूट ना ऐड कर दूं क्या नंबर ऑफ मोल्स बदलेंगे, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है।
अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है इनिशियल और फाइनल में, ये बिफोर डाइल्यूशन, ये क्या है बिफोर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन सबको पता है ना क्या होता है, कि अगर हम पानी ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट। तो यहां मैंने V1 वॉल्यूम में और पानी ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया आफ्टर डाइल्यूशन, ये क्या हो गया आफ्टर डाइल्यूशन। जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। मतलब मैं कहूं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मेरे फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, कोई दिक्कत इतनी बात में। इसका मीनिंग क्या M1V1 M2V2 होता है, M1V1 किसके बराबर, M2V2 के। यही तो इक्वेशन होती है डाइल्यूशन इक्वेशन, कि M1V1 किसके बराबर, M2V2 के। कर लेंगे, बात समझ आई, ये लिखते क्यों है, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलते। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स बराबर फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या M1V1, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स क्या M2V2, वो बराबर हो गए, तो फॉर्मूला क्या बन गया, M1V1 बराबर M2V2। क्लियर हुई बात, समझ आया सबको। क्वेश्चंस कर ले मोलारिटी के, मोलारिटी से रिलेटेड। अब चलिए, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है मोलारिटी का, हमने मोलारिटी पढ़ ली पूरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कहता है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। कहता है हमारे पास 5.85 ग्राम क्या है, NaCl है, एंड वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 500 ml। तो मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो लिखे फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को हमने मॉडिफाई करके लिखा था अभी, कि मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं सॉल्यूट के, कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें ml में, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई हो गया था, ये फॉर्मूला लिखा था। समझ आई बात। अब देखिए कितने ग्राम NaCl है, 5.85, मतलब मास 5.85, मोलर मास कितना होता है NaCl का, देखिए जरा, मोलर मास ऑफ NaCl, सोडियम का कितना होता है, फ्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो कितना हो गया 58.5 ग्राम पर मोल, राइट। चेक, इतना समझ आ गया। ओके, मास कितना दे रखा है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.85 ग्राम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 500 ml, यही दे रखा है। चेक, फॉर्मूला में रख दे डायरेक्ट, कैपिटल M बराबर कितना 5.85 डिवाइड बाय 58.5 इंटू 500, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई किया 1000 से, कितना निकल कर आया, देखो ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना कैंसिल हुआ 1/10 इंटू 2, यही तो होगा,
नीचे 100 ऊपर 10, 585 से 585 कैंसिल, तो ये कितना हो गया? यही आ रहा है आंसर सबका। इसी को लिख सकते हैं कि 0.2 मोल पर लीटर, लिख सकते हैं। क्या आंसर आया? आया मोलारिटी समझ आया? चल अगला क्वेश्चन देखना, करिए क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन बोला है इफ द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, क्या निकालना है? व्हाट विल बी द ग्लूकोज मोलारिटी इन द ब्लड, यही निकालनी है। अच्छा, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना पहले, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही होता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखो। क्या क्वेश्चन में कहीं मास दे रखा है? क्या क्वेश्चन ने कहीं वॉल्यूम दे रखा है? उसने क्या दे रखा है कि कॉन्सेंट्रेशन है इतनी, 0.9 ग्राम पर लीटर, 0.9 ग्राम पर लीटर। इसका मीनिंग क्या? 1 लीटर में 0.9 ग्राम डिसॉल्व है। 1 लीटर में, ब्लड के 1 लीटर में 0.9 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व है ना। मतलब ये m बाय वॉल्यूम की वैल्यू तो दे रखी है। हमें क्या निकालनी है? मोलारिटी। मोलारिटी कैसे निकालेंगे? इस मोलर मास से और डिवाइड कर दो, है ना। मास कितना दे रखा है? 0.9 ग्राम। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1 लीटर। ग्राम पर लीटर की फॉर्म में दे रखी है। पूछे किस फॉर्म में? मोल्स पर लीटर की फॉर्म में। मतलब वो बोल रहा है मोलर मास से डिवाइड कर दो, राइट। तो यहां पे जब मोलारिटी निकालोगी तो कैसे आएगी? मास कितना? मास बाय वॉल्यूम मींस 0.9 ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय उसका मोलर मास। चेक। और यहाँ पे जो ग्लूकोज होती है C6H12O6, उसका मोलर मास हमें पता है 180, बिल्कुल सही। C6H12O6, कार्बन का 6 इंटू 12, हाइड्रोजन का 12 प्लस ये 6 इंटू 16, कितना आएगा? 180 ग्राम पर मोल। चेक। तो यहां से जब मैं वैल्यू रखूंगी तो क्या हो गया? 0.9 ग्राम पर लीटर अपॉन 180। सॉल्व करके कितना आएगा? 0.005। ये वैल्यू आ जाएगी 0.005 मोलर। चेक। क्लियर हुई इतनी बात? क्या मोलारिटी का क्वेश्चन आएगा? कर लेंगे। मोलारिटी के क्वेश्चन से डरेंगे नहीं। तो ये तो हो गई आपकी मोलारिटी की बातें, कि मोलारिटी जो होती है वो हमारी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो हमें पढ़नी है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो मोलारिटी का, डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लास्ट मोलारिटी का है, डाइल्यूशन का। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl should be diluted with water to prepare 2 liter of 5 molar HCl। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कहता है इतना सोल्यूशन बनाना है और हमारे पास इनिशियल कितना है? 10 मोलर। अब हमारे पास M1 अगर मैं बोलूं 10 मोलर, तो वॉल्यूम V1 को मैं मान लूं कि V है। चेक। फाइनल कितना बना? 2 लीटर और 5 मोलर। तो मैं कहूं M2 कितना? 5 मोलर। एंड V2 कितना? 2 लीटर। चेक। बात समझ आई? तो फॉर्मूला क्या बताया अभी डाइल्यूशन में? M1V1 बराबर होता है M2V2 के। मतलब मेरा M1V1 बराबर है M2V2 के। चेक। M1 की वैल्यू है 10 इंटू V, M2 क्या है? 5 इंटू 2। तो यहाँ पे V कितना आ गया? कर लेंगे। मोलारिटी समझ आई?
आज का लेक्चर समझ आया? ओके, सो ये तो था आज का लेक्चर। अब देखिए आपके पास एक मैंने डीपीपी दी है, आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड की है। अब इस वर्कशीट में कोई नहीं, आप ले लेना। तो इस वर्कशीट में हमारे पास क्वेश्चंस जो है, ऑनलाइन भी वर्कशीट गई है, तो इस वर्कशीट में देखिए टॉपिक 1 की जो क्वेश्चंस है, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस है सारे। क्वेश्चन 1 से लेके आपके जो क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 13 तक लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस है। इसमें देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 अच्छे क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हम जरूरी स्टार मार्क करके कर ही लेंगे। स्टार करने सारे हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं करने, ये तो स्टार मार्क करके 3 से 4 बार अलग से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो गिवन है आपका, वो परसेंटेज कंपोजिशन है। इस परसेंटेज कंपोजिशन में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जैसे गिवन है, इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.5% बाय वेट और मोलर मास निकालना है, मिनिमम मोलर वेट। मिनिमम वाली बात सिखा दी, कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है 14 से लेके 21, ये क्वेश्चन कौन से, परसेंटेज कंपोजिशन के। इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे 15 है, 16 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 19 है, ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको स्टार मार्क कर लेना फिर से। देन आप नेक्स्ट चलेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स में। कंसंट्रेशन टर्म में आप मोलारिटी के क्वेश्चन छांटना कर लेना, ठीक है। तो यही चीज हम नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस करूंगी, कुछ क्वेश्चंस निकाल के, जैसे लास्ट क्लास के क्वेश्चंस निकाल के डिस्कस किए। तो प्रैक्टिस कर कर आना, पढ़कर आना मोलारिटी क्या होती है। इसके बाद आगे जो कंसंट्रेशन टर्म्स बच गई एंड दूसरी कंसंट्रेशन टर्म इससे कैसे रिलेटेड है, वो इंटर रिलेशन पढ़ेंगे। क्लियर? सो आई होप आपको समझ आया होगा। क्लियर है आज की क्लास? कोई भी डाउट? सो थैंक